नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो अभी हमने द्विघात समीकरण में क्या देख लिया। हमने द्विघात समीकरण के बारे में बेसिक पढ़ लिया कि द्विघात समीकरण क्या होती है। उसके बाद हमने उसको सोल्व करने के 3 मेथड भी देखे थे कि हम द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व कर सकते है ना। सोल्व करने का मतलब दी गई द्विघात समीकरण के क्या निकालना, मूल निकालना। अब हम देखेंगे कि उनके मूलों की प्रकृति क्या हो सकती है। प्रकृति का मतलब होगा कि मूल वास्तविक होंगे या आपके हम कोई भी एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं अपनी स्टैंडर्ड वाली, ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a और b c ये हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, है ना। तो इस पे हमने श्रीधराचार्य रूल देखा था, जहाँ पे जब हमने मेथड पढ़ रहे थे तो श्रीधराचार्य से x की वैल्यू क्या आएगी, -b √+- -√b² - 4ac और /2a। और b² - 4ac को हमने क्या माना था, कैपिटल D माना था। अब देखो यहाँ पे b हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, 2a वास्तविक संख्या है। तो कुल मिला के x की प्रवृत्ति अब किस पे डिपेंड करेगी, रूट पे। रूट किस पे डिपेंड करेगा, d पे। मतलब अगर d क्या हुआ, पॉजिटिव, तो अपना √d हमें क्या देगा, एक वास्तविक संख्या देगा। और हमारे मूल भी क्या हो जाएंगे, वास्तविक, है ना। यहीं पे अगर d हो गया नेगेटिव आपका, तो नेगेटिव होगा तो रूट में क्या बनेगा, एक √-1 बनेगा, जो कि आइटा बन जाएगा। जैसे ही आइटा का हमारे मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक। कुल मिला के अगर मूलों की हम प्रकृति की बात करें कि वो वास्तविक रहने वाले हैं या काल्पनिक, तो ये किस पे डिपेंड करने वाला है, फाइनली कैपिटल D पे डिपेंड करने वाला है ना। तो इसी कैपिटल D के आधार पर हम 3 केस ले लेते हैं, है ना। तो हमारा केस 1 लेते हैं, जब हमारा d क्या हो, या तो 0 हो जाए। जब 0 हो गया तो ये x बराबर क्या आ गया, -b/2a। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों मूल क्या आ गए, वास्तविक आ गए, और दोनों मूल क्या आ गए, समान भी आ गए, है ना। तो दोनों मूल हमारे वास्तविक और समान आ गए जब, और मूल की वैल्यू क्या होगी, -b/2a, है ना। दूसरा केस लेते हैं हम, जब हमारा d क्या हो, पॉजिटिव हो। जैसे d पॉजिटिव होगा तो x बराबर -b ±√d/2a। तो d पॉजिटिव है, इसका मतलब √d हमारी क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो जो हमारे मूल आएंगे वो भी हमारे क्या आएंगे, रियल आएंगे। तो अब इस केस में क्या होगा, एक बार एक मूल तो क्या आएगा, -b +√d/2a, और दूसरा मूल आएगा -b -√d/2a। तो हमारे मूल क्या आ गए, पहली बात तो अलग अलग आ गए, जैसा कि पिछले केस में x मान थे वो नहीं है। और दूसरी चीज, मूल कैसे आ गए, हमारे वास्तविक आ गए। क्यों, क्योंकि d पॉजिटिव है तो √d हमारा क्या रहने वाला है, एक वास्तविक संख्या रहने वाली है। तो ओवरऑल ये x की वैल्यू जो आएगी ये वास्तविक संख्या आएगी, और दोनों वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो जब d पॉजिटिव होगा तो हमारे मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, ठीक है। अब इसमें d पे 2 चीजें बन सकती है कि d जो आपका हो, जो d है वो हमारा क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट क्या हो, स्क्वायर हो, जैसे 4, 9, 16 ऐसे, है ना। तो इस केस में क्या होगा, √d जब बाहर निकलेगा, इसको सोल्व कर लेंगे तो √d हमें क्या देने वाला है, एक अप्रिमेय संख्या देगा, है ना। सॉरी, प्रीमेय संख्या देगा, प्रीमेय संख्या देगा। तो ओवरऑल हमारे जो रूट होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रीमेय हो जाएंगे, प्रीमेय संख्या आएगी, है ना। अगर हमारा क्या हो, d परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जब हमारा क्या हुआ, रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, जैसे 5, 6, 7, कुछ भी 11, है ना। तो इस केस में क्या होगा, जो √d होगा वो हमारा क्या होगा, अप्रिमेय संख्या होगी। तो हमारे रूट भी क्या हो जाएंगे, अप्रिमेय। वास्तविक तो होंगे ही होंगे, उसमें भी हमें पता है वास्तविक को हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था, प्रीमेय संख्याएं और अप्रिमेय संख्याएं। अब ये प्रीमेय आएगा कि अप्रिमेय, ये किस पे डिपेंड करेगा कि डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपकी प्रीमेय संख्या आएगी, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अप्रिमेय संख्या आएगी। लेकिन जब अप्रिमेय संख्या आएगी, जब भी रूट को कहीं पे भी रूट आ जाए ना जिसका स्क्वायर हमें नहीं पता, जैसे √5 आ गया, तो वो पूरी संख्या को अप्रिमेय बना देगा। लेकिन जब अप्रिमेय आएंगी तो उस टाइम वो क्या होंगे, युग्मी भी होंगे। जैसे मान लो फाइनल वैल्यू आ गई, जैसे मान लो सोल्व करके एक वैल्यू आई 3 ± √5, तो एक वैल्यू क्या आई, 3 + √5, और दूसरी क्या आई, 3 - √5। तो ध्यान से देखें तो एक दूसरे के क्या है, संयुग्मी है, कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में कभी एक रूट दे दिया जाए, ठीक है,
और वो क्या हो, अप्रिमेय हो, तो दूसरा रूट हमें निकालना आना चाहिए, उसका क्या निकाल लेंगे, कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था डी ग्रेटर देन जीरो की, जब डी क्या हो आपका धनात्मक हो तो उस केस में क्या होगा हमारा रूट डी हमें वास्तविक संख्या देगा, रूट डी वास्तविक देगा, तो ओवरऑल जो ये संख्या है पूरी ये क्या बन जाएगी, वास्तविक बन जाएगी। तो हमारे मूल तो क्या आने वाले हैं, वास्तविक आने वाले हैं, और कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। फिर हमें पता है वास्तविक भी संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं, प्रीमेय संख्याएं और अप्रीमेय संख्याएं। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, अगेन डी पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि इस मूल को अगर अप्रीमेय बनाएगा कोई तो कौन बनाने वाला है, रूट बनाने वाला है। अगर रूट के अंदर वाली संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट रहेगा ही नहीं, तो उस केस में तो प्रीमेय आ जाएंगे मूल। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस केस में क्या होगा, रूट डी, रूट मेंटेन रहेगा, रूट मेंटेन रहेगा तो संख्या क्या बन जाएगी, अप्रीमेय बन जाएगी, तो हमारे मूल भी क्या हो जाएंगे, अप्रीमेय हो जाएंगे। और जब अप्रीमेय होंगे तो हमारे मूल कैसे होंगे, संयुग्मी होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा केस। पहला केस क्या था, डी जीरो था, तो उस केस में वास्तविक और दोनों मूल क्या आएंगे, समान आएंगे। डी हमारा पॉजिटिव था, वास्तविक और दोनों मूल क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। अब तीसरा केस क्या बच गया कि डी क्या हो, नेगेटिव हो। जैसे ही डी नेगेटिव होगा रूट डी हमें क्या देगा, एक काल्पनिक संख्या देगा। हमारा रूट डी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। जैसे ही काल्पनिक संख्या आएगी हमारे मूल क्या बन जाएंगे, काल्पनिक बन जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग भी होंगे प्लस काल्पनिक भी होंगे। ठीक है, अलग अलग और काल्पनिक होंगे। अब जब काल्पनिक होंगे तो हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे रूट आए मान लो 2 प्लस माइनस 3 आइटा, तो एक रूट तो क्या आ गया 2 प्लस 3 आइटा, दूसरा रूट क्या आ गया 2 माइनस 3 आइटा। अगर यहाँ से इनको ध्यान से देखें तो दोनों क्या एक दूसरे के कॉन्जुगेट, जैसा अप्रीमेय के केस में था तो वैसे ही अगर रूट हमारे क्या हो गए, रूट हमारे हो गए काल्पनिक, तो उस केस में क्या होंगे, संयुग्मी होंगे। अगर क्वेश्चन में हमें दे दिया कि एक रूट 2 प्लस माइनस 3 आइटा है, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी मान लो 1 और 2, और बोल दिया कि इनमें एक रूट क्या है, कॉमन है, तो हमें समझ आना है कि दूसरा रूट भी ओबियसली कॉमन ही होगा। क्यों, क्योंकि 2 प्लस 3 आइटा अगर किसी का रूट है तो दूसरा रूट 2 माइनस 3 आइटा होना है, क्योंकि दूसरा रूट क्या होगा, संयुग्मी होगा। और जैसे ही संयुग्मी होगा दोनों रूट क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक रूट दे दिया हो तो हमें दूसरा रूट हमारे तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, तो ये थे मेन मूलों की प्रवृत्ति क्या क्या हो सकती है। डी के ओवरऑल किस पे डिपेंड करेगा, डी पे। डी क्या हो सकता है आपका, या तो जीरो हो जाए, या आपका पॉजिटिव हो जाए, या फिर नेगेटिव हो जाए। जब जीरो होगा तो मूल वास्तविक होंगे और मूल क्या होंगे, इक्वल होंगे। पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे रूट डी क्या है, दो चीजें हो सकती हैं, संख्या वास्तविक आएगी लेकिन वास्तविक में दो हो सकते हैं, प्रीम में आ सकती है और अप्रीम में आ सकती है। ये किस पे डिपेंड करेगा, रूट डी के परफेक्ट स्क्वायर पे। अगर डी किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या आएगी, प्रीमेय संख्या आएगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अप्रीमेय आएगी, तो मूल भी प्रीमेय हो जाएंगे और अप्रीमेय हो जाएंगे। डी लेस देन जीरो के केस में हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव के केस में रूट में -1 बनेगा, आइटा बनेगा, आइटा बनते हमारे मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। अप्रीमेय और काल्पनिक के केस में हमें एक चीज और याद रखनी है कि मूल हमारे क्या होंगे, कॉन्जुगेट। तो ये थी हमारी मूलों की प्रवृत्ति। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद कुछ और केस कि जब क्या हो, एग्जैक्टली क्या हो जाए, वन रूट क्या बन जाए आपका, जीरो बन जाए। द्विघात समीकरण है, मान लो वही हमारी जो द्विघात समीकरण हम लेके चल रहे हैं, इसका एक रूट क्या हो जाए, जीरो, तो एक रूट तो जीरो हो गया, दूसरा रूट हम क्या मान लेते हैं, एल्फा। ठीक है, तो इनका अगर हम योग करेंगे तो एल्फा प्लस जीरो बराबर क्या आएगा, -b/a, है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये संख्या क्या नहीं है, जीरो नहीं है, इसका मतलब b क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अगर हमने इनका गुणनफल किया तो अल्फा इंटू जीरो बराबर c/a बराबर इसकी जीरो के वजह से क्या बन गया, जीरो, तो यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये वो कंडीशन आ गई जब क्या होगा, ये एग्जैक्टली एक रूट क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ही एक रूट जीरो होगा तो उनका योग तो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, लेकिन उनका गुणा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। गुणा जीरो होते ही सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। योग जीरो नहीं है इसका मतलब बी जीरो नहीं है, तो हमारी द्विघात समीकरण क्या बन जाएगी,
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स बराबर 0, या फिर हम क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस एल्फा बराबर 0। क्यों? क्योंकि एक मूल 0 है तो उसको क्या लिखेंगे एक्स माइनस 0 इंटू एक्स माइनस एल्फा बराबर 0। तो ओवरऑल क्या बन जाएगी एक्स इंटू एक्स माइनस एल्फा बराबर। तो जब एक रूट एग्जैक्टली 0 है तो योग क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। योग हमें पता है क्या होता है माइनस का b बाई ए। ये 0 कब नहीं होगा, जब b 0 नहीं होगा। अगर b 0 बन गया तो ये 0 बन जाएगा। और दूसरी बात ऑब्वियसली a भी 0 नहीं होगा, क्यों a 0 बन गया तब तो योग क्या बन जाएगा, इन्फानाइट ही बन जाएगा, है ना। तो b 0 नहीं होगा, a 0 नहीं होगा, और हमारा c क्या बन जाएगा इस केस में 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मूलों का गुणा करेंगे तो वो क्या आएगा 0, और मूलों का गुणनफल क्या होता है c बाई ए। c बाई ए बराबर 0, इसका मतलब c बराबर 0। नेक्स्ट केस देखते हैं हम क्या, कि दोनों रूट हमारे क्या आ जाए 0 आ जाए। दोनों रूट जैसे ही 0 होंगे तो मूलों का योग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। योग हमें पता है माइनस बी बाई ए होता है, ये क्या हो गया 0, तो यहाँ से b बराबर क्या आ गया 0 आ गया। इसी प्रकार मूलों का गुणा भी 0 हो जाएगा। मूलों का गुणा क्या होता है c बाई ए बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ गया c बराबर 0। कुल मिला के हमारी द्विघात समीकरण क्या बनेगी एक्स स्क्वायर बराबर 0, या फिर हम बोले एक्स माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0, ऐसे ही लिखते हैं। अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा है तो हम क्या लिखते हैं एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। अब हमारे केस में दोनों मूल क्या है 0, तो बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये बेसिक चीज़ है, अगर कभी जरूरत पड़ जाए, है ना। दोनों रूट 0 है तो योग भी 0 होगा, तो b 0 बन जाएगा, गुणा भी 0 तो c भी 0 बन जाएगा, और अपना a 0 होगा नहीं, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, कि एक रूट क्या बन जाए आपका इन्फानाइट बन जाए। जैसे ही एक रूट इन्फानाइट बनेगा तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, मूलों का योग क्या बनेगा इन्फानाइट बनेगा। क्यों? क्योंकि एक इन्फानाइट है तो दूसरे उसमें कुछ भी ऐड करो इन्फानाइट आएगा। मूलों का गुणा c बाई ए, ये भी क्या बनेगा इन्फानाइट बनेगा। अब देखो किसी भी संख्या को इन्फानाइट कैसे बना सकते हैं, जब उसके क्या आ जाए डिवाइड में क्या आ जाए 0 आ जाए। जैसे 0 से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा इन्फानाइट। तो इसका मतलब इसमें अगर हमने a को 0 बना दिया और b को 0 बनाया नहीं, c को 0 बनाया नहीं, तो ये दोनों संख्याएं क्या बन जाएंगी इन्फानाइट बन जाएंगी, है ना। तो ये कंडीशन हो जाएगी क्या a बराबर 0, b नॉट इक्वल टू 0 और c नॉट इक्वल टू 0। कब? जब आपका क्या हो वन रूट क्या है इन्फानाइट। ठीक है, एक रूट जैसे ही इन्फानाइट होगा योग भी इन्फानाइट आएगा, और मूलों का जो गुणा प्रोडक्ट निकालते हैं वो भी इन्फानाइट आएगा। योग का 0 इन्फानाइट होने का मतलब b बाई ए भी इन्फानाइट बनाना है। तो ये इन्फानाइट कब बन सकता है, जब a क्या बन जाए 0 और ऊपर वाला क्या ना बने 0। नॉन जीरो अशून्य संख्या में 0 का भाग देंगे तो ये इन्फानाइट बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया b 0 नहीं होना चाहिए और a 0 हो जाएगा। अब हमें गुणा को भी, गुणा c बाई ए होता है, इसको भी इन्फानाइट बनाना है। तो a तो ऑलरेडी 0 बना हुई है, तो हम क्या करेंगे c को 0 नहीं बनने देंगे। जब c अशून्य संख्या हो जाएगी उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा इन्फानाइट आ जाएगा। तो ये वो कंडीशन आ गई जब आपका एक रूट क्या हो इन्फानाइट हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कि हमारे क्या बन जाए दोनों रूट इन्फानाइट बन जाए। ठीक है, जब दोनों रूट इन्फानाइट बनने का मतलब क्या है, कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो इसका अगर ग्राफ मान लो उसको फलन लेके ग्राफ बनाए तो क्या करेगा, ये इसको इन्फानाइट पे जाके इधर काटेगा और इधर माइनस इन्फानाइट पे काटेगा, और कहीं एक्स एक्स को कट ही नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अब कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा a बराबर 0 हो जाएगा, b बराबर 0 हो जाएगा, लेकिन c बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये वो केस है जब दोनों रूट इन्फानाइट होंगे। दोनों रूट इन्फानाइट तब होंगे जब ये एक्स एक्स को ग्राफ क्या करे आपका इन्फानाइट पे जाके काटे, तो ये क्या होगा एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, और हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, समीकरण तो बनेगी नहीं, है ना। तो ये हो गया हमारा कि a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में इस फलन के क्या होंगे 0 जो होंगे वो दोनों इन्फानाइट होंगे। ठीक है, अब अगर हमें दी गई है क्या, जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसे हम क्या मानते हैं समीकरण। समीकरण कब होती है, जब इसके क्या है दो मूल आ जाए। अगर मूलों की संख्या होगी 2 से ज़्यादा, मूलों की संख्या आ गई 2 से ज़्यादा, उस केस में ये समीकरण नहीं रहेगी, ये हमारी क्या बन जाएगी आइडेंटिटी हम बोलते हैं इसको, है ना।
जब आइडेंटिटी बनेगी, अगर इसको आइडेंटिटी बनाना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ए बराबर बी बराबर सी बराबर तीनों को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। अगर इनको 0 बना दिया तो आप x कुछ भी रखते जाओ, ये हर x की वैल्यू के लिए क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अदरवाइज और कोई तरीका है ही नहीं कि ये क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ये दे दिया जाए, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे इसको ओपन किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये इधर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब क्या करते हैं, इसको पूरे को इधर ले आते हैं, कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर में 1 माइनस 1 बन गया, और जैसे ही हम माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस 2, 2 माइनस 2 बन गया, प्लस 1 माइनस 1। अब हम क्या देख रहे हैं, ए 0 बन गया, बी 0 बन गया, सी 0 बन गया। अब आप x की कोई वैल्यू रखते जाओ, हर वैल्यू के लिए ये 0 देगा। क्यों, ये 0 बन चुका है, यहाँ कुछ भी रखेंगे ये 0 बना देगा, एक्स स्क्वायर में कुछ भी वैल्यू आएगी ये 0 बना देगा। तो हर x की वैल्यू के लिए ये क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसके मूल 2 से ज़्यादा हो गए, 2 से ज़्यादा मूल होते ही अब ये हमारी क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। कुल मिला के हमें क्या याद रखना है, अगर ये समीकरण है तो 2 मूल आएंगे, अगर ये आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी के केस में ये तीनों क्या होंगे, हमारे 0 होंगे। ए बराबर बी बराबर सी तीनों क्या होने वाले, 0 होने वाले। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन वाले ने क्या दे दिया, एक समुच्चय एस है, एस में हुए कौन है, एल्फा। ठीक है, अल्फा अब हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा जहाँ भी यूज होगा। आगे क्या पूछ रखा है, बीटा का अधिकतम मान, जिसके लिए समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक मूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। लेकिन d ग्रेटर देन 0 करें उससे पहले यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 है, लेकिन b की वैल्यू में क्या दे रखा है, ये समेशन दे रखा है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, और c की वैल्यू के लिए ये समेशन दे रखा है। तो कुल मिला के सबसे पहले हम इस समुच्चय को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। यहाँ से क्या आएंगी, अल्फा की वैल्यू आएंगी, वो अल्फा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारा b आ जाएगा और c आ जाएगा। a हमारे पास ऑलरेडी है, जैसे ए बी सी आएंगे d ग्रेटर देन 0 करेंगे, बीटा में क्या बनेगी, एस्मिका बनेगी, वहाँ से बीटा का मैक्सिमम मान हम देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समुच्चय को सोल्व करना है ना। समुच्चय में इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, यहाँ पे 3 ना होके क्या आएगा, 2 आएगा। 3 के केस में ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एक अगर ध्यान से देखें 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 यूज हो रहा है, और एक जगह लॉग में क्या यूज हो रहा है, 9 की पावर 2 अल्फा माइनस 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ऊपर 2 अल्फा की माइनस 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पावर ऊपर नीचे चेंज हो सकती हैं। तो इसको अगर हम टी माने तो ये हमारा क्या बनने के लिए तैयार है, टी स्क्वायर बनने के लिए तैयार है। जैसे टी मानेंगे हमारी जो ये इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या मान रहे हैं, 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। जैसे ही टी मानेंगे हमारी जो इक्वेशन है लॉग में समुच्चय के अंदर जो दी गई है वो क्या बन जाएगी, log 2, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 13 आ जाएगा, माइनस log 2 ये क्या आ जाएगा, 5/2t प्लस 1 आ जाएगा। और ये पूरा किसके बराबर है, 2 के बराबर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, डिवाइड में। तो इधर तो बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 13, यहाँ बन जाएगा 5t/2 प्लस 1, और बराबर में हमारा क्या है, 2 है। अब हम क्या करते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं। जैसे ही एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ तो लॉग हट जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 13 बराबर हो जाएगा 10t प्लस 4, ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 बराबर 0। अगर ध्यान से देखें तो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, t-9 और t-1 बराबर 0। यहाँ से क्या आ गई, t की 2 वैल्यू आ गई, t बराबर 9 और t बराबर 1। t हमने किसको माना था, 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 को, इसके बराबर हम t की वैल्यू रखेंगे, तो रख देते हैं। तो 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 बराबर 9 रखा, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। अब दोनों तरफ क्या है, आधार सेम है, तो घात भी क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। जैसे ही घातों को समान करेंगे, अल्फा बराबर पहली वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 3 आ गई। अब क्या करते हैं, टी की दूसरी वैल्यू रख देते हैं। तो 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 बराबर 1, 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0। दोनों तरफ क्या करते हैं, घातों का बराबर कर देते हैं, अल्फा बराबर क्या आ गया, 2 आ गया।
तो सबसे पहले तो हमारा समुच्चय सोल्व होके आ गया, उसमें कितने हुए 2 और हुए 2 हैं जिनकी वैल्यू क्या है 2 और 3। अब हमें पता है हमें क्या चाहिए बी के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा समेशन ऑफ एल्फा। तो हमारा समेशन ऑफ एल्फा क्या हो जाएगा 2 + 3 = 5 हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या यूज हो रहा है एक समेशन एल्फा +1 का होल स्क्वायर यूज हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर और 3 + 1 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया यहाँ से एल्फा की एक बार वैल्यू 2 रख दी, ठीक है, और एक बार वैल्यू 3 रख दी। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे ये बन गया 9 + 16 = 25। जैसे ही इनकी वैल्यू आई तो अब हम लिख लेते हैं क्या हमारी जो समीकरण है वो लिख लेते हैं। हमारी समीकरण क्या x² - 2 × इसका स्क्वायर × x। तो हमारी समीकरण बन गई x² माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 25, 2 से मल्टीप्लाई किया क्या बन गया 50x बन गया प्लस 25 × बीटा = 0। अभी तो हम पहुंचे किस पे समीकरण पे। अब इसके मूल हमें क्या करने वास्तविक करने। वास्तविक मूलों के लिए हम क्या कर देंगे d > 0, क्योंकि d = 0 होता है तो उस केस में भी वास्तविक होते हैं और d > 0 में भी वास्तविक होते हैं। तो सबसे पहले इसका d निकाल लेते हैं। d क्या हो जाएगा b² 50 का होल स्क्वायर माइनस का 50 का होल स्क्वायर है ना, b² - 4 × a × c आगे ये हो गया हमारा 2500 माइनस 100 × बीटा। ये हमें क्या करना है 0 या 0 से बड़ा। तो हमारा 100 × बीटा क्या हो जाएगा छोटा आ जाएगा किससे 2500 से, तो बीटा आ जाएगा <= 25। तो हमारा बीटा क्या निकल के आ गया कि 25 या 25 से छोटा रहने वाला है। यहाँ पे अगर 25 है तो हमारा बीटा हमेशा कहाँ रहने वाला है इधर रहने वाला है। तो हमें क्या पूछा था बीटा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 25 तक। तो बीटा मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी थी, लेकिन उसमें हमारे कौन फंसा हुआ था एल्फा। तो एल्फा के लिए हमने सबसे पहले समुच्चय को सोल्व किया। समुच्चय में हमें लॉग में एक इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है। लॉग में हमने 3 × 2 की पावर अल्फा - 4 को टी माना। जैसे ही टी माना और एंटी लॉग लिया हमारे पास क्या आ गई टी में एक द्विघात समीकरण आ गई। द्विघात समीकरण को हल करने का मेथड हम पहले ही देख चुके हैं। हमारे फैक्टर हो गए, फैक्टर होते ही 2 वैल्यू आई, दोनों वैल्यू को इसके बराबर रखते ही हमारे पास 2 वैल्यू किसकी आ गई एल्फा की आ गई। एल्फा की वैल्यू आते ही हमारे पास समुच्चय आ गया, समुच्चय आते ही हमारे पास समेशन एल्फा आ गया। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो द्विघात समीकरण दी गई उसमें यूज कर रखा है। और फिर हमने अल्फा +1 के होल स्क्वायर का समेशन निकाल, सारी वैल्यू पुट की, हमारी क्या बन गई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक कब होंगे जब या तो d 0 हो या d 0 से बड़ा हो, यानी d 0 या 0 से बड़ा। इसका d निकाला 0 या 0 से बड़ा किया, बीटा में एक s समीकरण बनी, हमारे पास क्या आ गया बीटा मैक्स निकल के आ गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी किसकी बात की थी इसने वास्तविक मूल्यों की संख्या, लेकिन वहां पे ऐसा कोई कष्ट नहीं था। हमारे पास a b और c की वैल्यू डायरेक्ट पता थी, हमने क्या किया d > 0 कर दिया। यहाँ पे हमारे पास a b c की वैल्यू क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे x × mod x है, अगर x > 0 हुआ तो ये क्या खुलेगा x², तो a बराबर क्या हो गया 1। वहीं पे अगर x < 0 हुआ तो ये क्या खुलेगा माइनस के साथ, तो -x², तो a की वैल्यू क्या हो गई -1। ऐसे केस में हमें d > 0 वाला मेथड नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मापांक को सोल्व करना है और उसके आंसर निकालने ही पड़ेंगे। x की हमें वैल्यूज निकालनी ही पड़ेंगी, ठीक है। और फिर उनमें से देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं और उनकी संख्या हम देख लेंगे। तो मापांक वाले में कहीं पे भी आप d > 0 या d < 0 लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है मापांक x है, ये क्या किस पे वैरी होगा 0 से, 0 से बड़ा तो पॉजिटिव, 0 से छोटा तो नेगेटिव। मापांक x + 2 है, यहाँ से क्या पॉइंट आएगा x बराबर -2। जैसे ही संख्या रेखा पे डालेंगे हमारे पास 3 केस बनेंगे, -2 से छोटा हो x, दूसरा -2 से 0 के बीच में और तीसरा 0 से बड़ा हो। तो सबसे पहले हमें 3 केस लेके चलने पड़ेंगे। जैसे ही 3 केस लेंगे हर केस में क्या है मापांक प्लस या माइनस के साथ खुल जाएगा, है ना। जैसे अगर हमने लिया x -2 से छोटा तो मापांक x किसके साथ खुलेगा माइनस के साथ, तो मापांक को x + 2 भी किसके साथ खुलेगा माइनस के साथ। जैसे ऐसे ओपन करेंगे एक द्विघात समीकरण बनेगी, उसको सोल्व करेंगे और क्या आ जाएंगी x की वैल्यू आ जाएंगी।
अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएंगी वो हमें डायरेक्ट नहीं लेनी है, हम चेक करेंगे कि इस अंतराल में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि x क्या है -2 से छोटा है। जो इस अंतराल में आ रही होंगी वो हम ले लेंगे। जैसे ही -2 से बड़ा और 0 से छोटा लेंगे तो अभी भी x 0 से छोटा है, x माइनस मापांक x तो माइनस के साथ खुलेगा, लेकिन अब x + 2 का मापांक क्या होगा, प्लस के साथ खुल जाएगा। फिर एक द्विघात समीकरण बनेगी, सोल्व करेंगे, फिर लास्ट केस लेंगे 0 से बड़ा, तब क्या होंगे, दोनों मापांक किसके साथ खुलेंगे, प्लस के साथ खुलेंगे। और फिर हमारे पास एक क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे दो टर्निंग पॉइंट है, एक तो सबसे पहले मापांक के लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, अंतराल डिफाइन करने पड़ेंगे, उन अंतराल में मापांक खोलने पड़ेंगे। दूसरी चीज क्या है, फिर जो द्विघात समीकरण बनी वहां से जो x की वैल्यू आई है वो हमें वेरीफाई भी करनी है, जो हम अंतराल लेके चल रहे हैं उसमें है कि नहीं, अगर उसमें है तो ही वो उसको हम उसका हल मानेंगे। ठीक है, और हम अभी देखते हैं क्वेश्चन में, है ना, आपको और समझ में आएगा। जैसे पहला केस ले लेते हैं, पहला केस क्या है आपका, x <-2 इक्वल का, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही -2 से छोटा है दोनों मापांक किसके साथ खुलेंगे, माइनस के साथ खुलेंगे। जैसे ही माइनस के साथ खुलेंगे ये माइनस का x² हो जाएगा, ये माइनस पहले से था प्लस बन जाएगा, तो 5x + 10 + 6 = 0। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई x² - 5x - 16 = 0। हमें अगर इसके मूल वो हो रहे हैं फैक्टर तो हम देख लेते हैं, 8 × 2 16, 4 × 4 16, नहीं फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो इसका हम क्या करते हैं, श्रीधर आचार्य लगा देते हैं। तो -b + -√b², b² बोले तो 25 - 4ac तो 16 × 4 = 64 डिवाइड में 2। जैसे इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 5 ± √89/2। अब देखो √89 ये किससे छोटा है, तो ये अपना बड़ा है किससे, 81 से, है ना, √81 से बड़ा है। तो इसका मतलब 89 की वैल्यू किससे बड़ी आएगी, 9 से। तो हमें कोई न कोई वैल्यू मान लेते हैं, लमसम मान लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 9.6 ले लेते हैं, तो पहला रूट तो क्या आ जाएगा, 5 + 9.6/2, दूसरा रूट क्या आ जाएगा, 5 - 9.6/2, है ना। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा -4.6/2 -2.3, और ये हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये दोनों मूल नहीं लेने, हमें क्या करना है, चेक करना है। हम क्या मान के चल रहे हैं कि x हमारा क्या है, -2 से छोटा है, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ 0 होगा तो कहीं इधर बैठा होगा, और ये हमारा -2.3 कहाँ, यहाँ बैठा होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एक ही मूल है जो हमारे अंतराल में पड़ रहा है, कौन सा, 5 - √89/2। तो पहले केस में हमारे पास मूलों की संख्या क्या निकल के आ गई, एक मूल की संख्या निकल के आ गई, और ये हमारा वास्तविक मूल भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें केस बनाना है, जैसे ही केस बना उसके अकॉर्डिंग मापांक खोल देना है, फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, दो मूल आए, दोनों मूल को फिर क्या करना है, हमें अंतराल में चेक करना है, जो हमारे अंतराल में लाई कर रहा है वही मूल हम फाइनली लेंगे। तो पहले केस से तो एक हमारा मूल ये वाला निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा केस, जब हमारा x क्या हो, -2 और 0 के बीच में हो, तो मापांक x तो अभी भी माइनस के साथ खुलेगा, लेकिन x + 2 क्या होगा, प्लस के साथ खुल जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी, x² + 5x + 4 = 0, समझी। इसके हमारे पास क्या होंगे, फैक्टर हो जाएंगे, x + 4 x + 1 = 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गए, x = -1 x = -4। लेकिन हम तो x का अंतराल कौन सा ले रहे हैं, -2 से 0 के बीच में, -1 इसके बीच में आएगा, लेकिन -4 तो इधर पड़ेगा, तो ये हमारे अंतराल में लाई नहीं कर रहा -4, तो ये नहीं ले सकते, हम क्या ले लेंगे, x = तो दूसरे केस में भी हमारे पास क्या आया, एक मूल निकल के आ गया। अब हम क्या लेते हैं, तीसरा केस लेते हैं। तीसरे केस में हमें x क्या लेना है, 0 से बड़ा, तो दोनों मापांक किसके साथ खुलेंगे, प्लस के साथ खुलेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, x² - 5x - 4 = 0। फैक्टर तो होंगे नहीं, ठीक है, इसके क्या ले लेते हैं, श्रीधराचार्य लगाते हैं। तो x बराबर आ जाएगा 5 ± b², 25 + 16 / 2a। ये बन गया 5 ± √41/2। ठीक है, तो अब हमें 0 से बड़ा लेना है, क्योंकि x हम क्या लेके चल रहे हैं, 0 से बड़ा।
5 माइनस रूट 41 जो आएगा वो क्या आने वाली है, नेगेटिव संख्या आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये 25 से बड़ा है तो इसका रूट भी 5 से बड़ा आएगा। नेगेटिव वाली संख्या 5 से बड़ी और उसमें 5 प्लस का वो छोटा पड़ जाएगा तो ओवरऑल क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो लेकिन ये हम कल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमारा अंतराल क्या है, 0 से बड़ा ये वाला। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 5 प्लस रूट 41/2। ये जो दूसरा मूल है ये क्या हमारा पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 में ये पढ़ रहा है तो इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिला के कितने मूल आ गए, तीनों केस में एक एक मूल आए और तीनों क्या है, वास्तविक आए। तो मूलों की संख्या अगर पूछे तो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन, किस पे, मापांक पे। हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें मापांक को डिफाइन करना है, उसके हिसाब से हमें केस बनाने हैं एक्स के। ठीक है, एक्स के हम अंतराल लेंगे, उन अंतराल में क्या करेंगे, हम उसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे हमारे पास क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। वहां से क्या होंगे, हमारी एक्स की वैल्यू जाएंगी। फिर उन एक्स की वैल्यू को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि जो हम अंतराल ले रहे हैं उसमें है कि नहीं। जो उसमें है उसको ले लेंगे, तो नहीं है उसको हम नकार देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक है उभयनिष्ठ मूल। अगर हमारे पास दो द्विघात समीकरण हो, उसमें अगर मूल इक्वल हो तो क्या होगा। ठीक है, तो उभयनिष्ठ मूल के लिए सबसे पहले तो हमें दो द्विघात समीकरण लेनी पड़ेंगी, a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0। दूसरी ले लेते हैं a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। ये दो द्विघात समीकरण है। तो पहला केस क्या हो सकता है कि दोनों मूल ही क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। दोनों मूल कॉमन हो जाए, इसका मतलब इसके मूल क्या है, अल्फा बीटा, और इसके भी क्या है, अल्फा बीटा। तो इस केस में हमें याद रखना है जो x² के कोफिशिएंट है उनका अनुपात, x के कोफिशिएंट है उनका अनुपात, और कांस्टेंट है उनका अनुपात, ये अनुपात क्या होंगे, बराबर हो। ये हमें डायरेक्ट याद रख लेना है। ये तभी दोनों मूल बराबर होंगे जब इनके कोफिशिएंटों के अनुपात क्या होंगे। ये इतना ज़्यादा काम नहीं आता है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि ये सबको पता होता है, बस ये अप्लाई करना है ना। ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं किस पे, कि जब क्या हो, एक मूल कॉमन हो। ठीक है, इस केस में क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी। इसको भी सोल्व करने के दो मेथड है। ठीक है, दोनों हम सीखेंगे और इसके हम क्वेश्चन भी देखेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, जैसे पहली इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0। दूसरी है a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। इसका मूल क्या है, अल्फा बीटा। एक मूल कॉमन है तो अल्फा इसका भी होगा, दूसरा ले लेते हैं गामा। तो इस केस में हमें क्या करना है, एक तो है कि अल्फा स्क्वायर लिख लो, माइनस अल्फा लिख लो और 1 लिख लो। अब देखो, जब अल्फा स्क्वायर के नीचे लिख रहे हैं तो हम एक्स स्क्वायर वालों को छुपा लेंगे, इनको छुपा लेना है। सिर्फ क्या ध्यान में रखेंगे, ये इसमें हम क्या करेंगे, b1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c2 से। b2 किससे मल्टीप्लाई होगा, और माइनस के साथ b2 मल्टीप्लाई होगा c1 से। ठीक है, तो हमने जब हम अल्फा स्क्वायर के नीचे आपको कोफिशिएंट निकालना है तो अल्फा स्क्वायर वालों को छुपा लो, बाकी में इन कोफिशिएंट को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और बीच में साइन क्या लेना है, हमें माइनस लेना है। जब हम अल्फा के केस में देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, अल्फा मतलब एक्स वाले को छोड़ दो। अब हमारे पास क्या बचा, a1 a2 c1 c2। तो a1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, c2 से, और a2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, c1 से हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें कांस्टेंट वाला देखना है तो कांस्टेंट वाली टर्म छोड़ दो, बाकी लिख लो a1 b1 a2 b2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। तो पहला मेथड तो क्या है कि हम ऐसे अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये अनुपात निकाल लेंगे, अल्फा स्क्वायर का निकालना है तो क्या करो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को छुपा लो। जैसे इसको छुपाएंगे इनको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी में क्या है, माइनस अल्फा, अल्फा तो एक्स वाले छुपा लो, इनको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तीसरे केस में हमें क्या करना है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को छुपा लो, यहाँ पे इनको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसमें ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, हमारे पास माइनस है। ठीक है, अब क्या होगा, एक बार इनको इक्वल रखेंगे, है ना। जैसे इक्वल रखेंगे यहाँ से क्या आएगी, अल्फा की एक वैल्यू आ जाएगी, a1 c2 माइनस a2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको फर्स्ट और लास्ट टर्म को इक्वल रखेंगे, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्या है,
यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे एक हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, कंडीशन निकल के आ जाएगी, जिसको हमें याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है हमें, ये प्रोसेस याद रखना है, क्यों वो कंडीशन याद कभी नहीं रहेगी, हमें ये प्रोसेस याद रखना है। दो मूल कॉमन हो तो पहले मेथड में हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और 1 लिख लेना है, फिर उनके नीचे इनको भर देना है। अल्फा स्क्वायर को भर रहे होंगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म छुपा लेंगे, अल्फा को भर रहे होंगे तो एक्स वाली टर्म छुपा लेंगे, कांस्टेंट के नीचे भर रहे होंगे तो कांस्टेंट वाली टर्म छुपा लेंगे। फिर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से पहले इनको बराबर रखेंगे, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी। इस अल्फा की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में हमारे पास क्या आ जाएगी, एक कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा मेथड जो कि जनरली ज़्यादा यूज होता है। दूसरे मेथड में क्या करेंगे, पहले समीकरण का मूल क्या है, अल्फा, तो वो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। दूसरी समीकरण का भी मूल कौन है, अल्फा, तो ये भी क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। अब हमारे पास अल्फा में दो इक्वेशन आएगी, हम एक और दो को किसी भी कांस्टेंट से इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि हम अल्फा स्क्वायर को क्या करें, इक्वेशन से हटा दें। जैसे इसको अगर हम a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर वाली में क्या बन जाएगा, a1 a2 अल्फा स्क्वायर, नीचे वाली में a2 a1 अल्फा स्क्वायर। जैसे ही माइनस करेंगे ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। जैसे ही अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे एक इक्वेशन आएगी किसमें, अल्फा में, वहाँ से क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही अल्फा की वैल्यू आएगी वापस हम किसी भी एक समीकरण में उसको पुट कर देंगे, जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास कंडीशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड हम जनरली ज़्यादा यूज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फा को उस समीकरण में रखना है दोनों में, उसके बाद अल्फा स्क्वायर को हमें हटाना है। कैसे, हम किस कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके हटाना है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, वो अल्फा की वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे। तो ये मेथड हमें याद रखना है, प्रोसेस हमें याद रखना है। ठीक है, ये होगी उभयनिष्ठ मूल की बात, जब दो मूल उभयनिष्ठ हो और एक मूल उभयनिष्ठ। अब देखते हैं हम इनके बेसिस पे क्वेश्चन। ठीक है, तो 2023 जेईई मेन का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है लेमडा 0 नहीं है और क्या है, वास्तविक संख्या है। तो हमारे पास लेमडा वास्तविक संख्या है और अगर 0 आए तो वो वैल्यू हमें लेना नहीं। ये छोटी छोटी कंडीशन होती हैं, इसमें क्या होगा, लेमडा की दो वैल्यू आ जाएंगी, उनमें से एक 0 आएगी और एक कुछ और वैल्यू आ जाएगी, तो हमें 0 वाली नहीं लेनी, ये क्वेश्चन वाले ने पहले ही बोल दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, दो द्विघात समीकरण दे रखी है, पहली के मूल अल्फा बीटा, दूसरी के अल्फा गामा। क्वेश्चन वाला जरूरी नहीं है कि बोले, हमें देखते ही समझ में आना चाहिए कि अल्फा इसमें क्या है, कॉमन रूट है, कॉमन मूल है। तो अभी जो हमने देखा था वो उस पे क्वेश्चन बन गया है ना। अब इसने क्या पूछा है कि 3 अल्फा अपॉन बीटा 4 अल्फा अपॉन गामा निम्न समीकरण के मूल है। कुल मिला के हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए। अल्फा बीटा गामा के द्विघात समीकरणों के मूल हैं, तो उनको हल कर लेते हैं, लेकिन हल करने से पहले उसमें कौन फंसा हुआ है, लेमडा। लेमडा के लिए जो हमें कॉमन मूल वाली कंडीशन लगाएंगे ना, वहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लेमडा निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालते हैं, लेमडा निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, कॉमन रूट वाली कंडीशन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को अल्फा दोनों में का रूट है, तो उससे क्या करा देंगे, संतुष्ट करा देंगे। 31 अल्फा प्लस 3 लेमडा बराबर 0 हो गया। दूसरा क्या है, 35 अल्फा स्क्वायर माइनस 53 अल्फा प्लस 4 लेमडा बराबर 0। ठीक है, ये दो समीकरण आ गई। तो पहला हमारा स्टेप क्या था कि अल्फा को इसमें रखना, रख दिया। अब हमें किसको हटाना है, अल्फा स्क्वायर को। तो 14 और 35 है, यहाँ पे 14 अल्फा स्क्वायर है, यहाँ 35 अल्फा स्क्वायर है ना। तो हम क्या करते हैं, 14 को जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने बन जाएंगे, 70। 35 को 2 से मल्टीप्लाई क्या बन जाएंगे, 70, दोनों बन जाएंगे। फिर हम इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कुल मिला के पहली इक्वेशन को क्या करना है, 14 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसको माइनस कर देना है। कैसे, दूसरी इक्वेशन में से, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। पहली इक्वेशन को जैसे ही 14 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना, 70 अल्फा स्क्वायर माइनस ये हमारा बन जाएगा 14 14 नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करें ना, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 105 है ना। ये हमारा बन जाएगा 105 अल्फा प्लस 15 लेमडा बराबर 0। और दूसरी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 70 अल्फा स्क्वायर, ये हमारा बन गया 106 अल्फा प्लस 8 लेमडा बराबर 0। अब इनको हमें माइनस करना है, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर तो कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा
प्लस 7 लेमडा बराबर 0, है ना। कुछ अपन ने शायद गड़बड़ कर दिया। ये हमारा लेमडा 7 लेमडा ही आएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अल्फा बराबर, ये 70 अल्फा स्क्वायर हो गया। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 दिया 15, ओके। 31 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 155 बनेगा, 105 नहीं 155 बनेगा, है ना। जैसे ये 155 बनेगा, ये हमारा 106 है, तो ये बनेगा हमारा 49 अल्फा बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस का 49 अल्फा और प्लस का 7 लेमडा बराबर 0। तो यहाँ से 49 अल्फा बराबर 7 लेमडा, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, लेमडा बटा 7 आ गया। हमने क्या बोला था, सबसे पहले अल्फा को उसमें रखना है, फिर हमें अल्फा स्क्वायर को उठाना है। जैसे ही अल्फा स्क्वायर को उठाएंगे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम वापिस क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। जैसे इस समीकरण में रखेंगे पूरी इक्वेशन लेमडा में आएगी, वहां से क्या आ जाएगी, हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे पहली में रख देते थे 14, ये आ जाएगा लेमडा बटा 7 का होल स्क्वायर माइनस 31 इंटू लेमडा बटा 7 प्लस 3 लेमडा बराबर 0। जैसे इसको सोल्व करेंगे ये बन जाएगा हमारा, हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक 7 तो कट गया, ये 7 से 2 लेमडा स्क्वायर बच जाएगा माइनस का 31 लेमडा प्लस 21 लेमडा बराबर 0। ये बन गया हमारा 2 लेमडा स्क्वायर बराबर 10 लेमडा। यहाँ से लेमडा की एक वैल्यू 0 आएगी, दूसरी वैल्यू 5 आएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया गया लेमडा 0 नहीं है, तो लेमडा की क्या वैल्यू आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए ये जो कॉमन रूट है उसकी प्रॉपर्टी यूज की। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप 1 उसमें हमने पुट कर दिया, स्टेप 2 हमने अल्फा को एलिमिनेट किया। जैसे ही अल्फा को एलिमिनेट किया हमारे पास लेमडा अल्फा की वैल्यू आ गई। स्टेप 3 में हमने क्या किया, वापिस उसके अंदर रखा, समीकरण के अंदर किसी के भी अंदर रख दो, क्यों, क्योंकि अल्फा उसका मूल है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। लेमडा में इक्वेशन बनी, क्या आ गई, लेमडा की वैल्यू आ गई। जैसे ही लेमडा की वैल्यू आई हमारे पास मूल आ जाएंगे, है ना। लेमडा की वैल्यू आती है हमारे पास, सबसे पहले तो अल्फा ही आ गया जो कि लेमडा बटा 7 था, वो क्या बन गया 5 बटा 7 बन गया। अब हम पहली समीकरण से देख सकते हैं, पहली समीकरण के मूल क्या है, अल्फा बीटा, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो 31 डिवाइडेड बाई 14। हमें तो बीटा की वैल्यू चाहिए, तो 31 बटा 14 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, ये हमारे पास आ जाएगा 10 से 21 बटा 14, तो 3 बटा 2, ये आ गई हमारे पास बीटा की वैल्यू। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण में मूलों का योग निकाल लेते हैं, जो कि कितना बनेगा 53 बटा 35। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा गामा आ जाएगा 53 बटा 35 माइनस एल्फा, 53 माइनस 35 माइनस 5 बटा 7, 25 माइनस करेंगे तो ये फाइनली बच जाएगा 4 बटा 5। अब हमारे पास क्या आ गई, सारी वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बराबर कितना आ गया 5 बटा 7, बीटा बराबर कितना आ गया 3 बटा 2, गामा बराबर क्या आ गया 4 बटा 5 आ गया। क्वेश्चन वाले ने हमें क्या मूल दे रखे थे जिनसे समीकरण निकालनी है, 3 अल्फा अपॉन बीटा। तो पहला मूल हमारा क्या आ जाएगा 3 अल्फा अपॉन बीटा। अल्फा की जगह क्या रख देंगे 5 बटा 7, बीटा की जगह क्या रख देंगे 3 बटा 2, तो ये आ जाएगा 10 बटा 7। दूसरा मूल क्या दे रखा है 4 अल्फा बटा गामा, तो 4 इंटू अल्फा की जगह तो 5 बटा 7 आ जाएगा, गामा की जगह 4 बटा 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 बटा 7, ठीक है। तो अब हमें एक द्विघात समीकरण चाहिए जिसके मूल क्या है 10 बटा 7 और 25 बटा 7। तो हम क्या करते हैं मूलों का योग निकाल लेते हैं, 10 बटा 7 प्लस 25 बटा 7, ये आ गया 35 बटा 7 बराबर 5। दूसरा क्या करते हैं मूलों का गुणा निकाल लेते हैं, तो 10 बटा 7 इंटू 25 बटा 7, ये आ गया 250 बटा 9। जैसे ये दो चीज़ आ गई हमारा क्या आ जाएगी समीकरण आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 250 बटा 49 बराबर 0। 49 क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 245x प्लस 250 बराबर, ये वो समीकरण फाइनली हमारे पास निकल के आ गई। तो 49 एक्स स्क्वायर माइनस 245 प्लस 250 बराबर 0, हमारा सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर।
है ना। तो ये था हमारा किसका, कॉमन रूट का क्वेश्चन। क्वेश्चन में दो समीकरण दे रखी थी, एक के मूल थे अल्फा बीटा, दूसरी के थे अल्फा गामा, लेकिन उसमें क्या फंसा रखा था, लेमडा। तो उसके लिए हमने किसका यूज किया, कॉमन रूट की प्रॉपर्टी का यूज किया। हमने सबसे पहले अल्फा स्क्वायर को उठाया, उसके बाद अल्फा की वैल्यू आई, वापिस समीकरण में रखा, क्या आ गई, लेमडा। लेमडा आते ही अल्फा आ गया, अल्फा आते ही हमने बीटा निकाल लिया और गामा निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, वो मूल निकाल लिए जिससे कि समीकरण चाहिए, और मूल आते ही हम वो समीकरण आराम से बता सकते हैं, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, और आगे एक समीकरण दे रखी है, इसके क्या बोल रहे हैं, मूल अल्फा समपाती हैं। इसका मतलब इसके दोनों मूल क्या है, अल्फा अल्फा है। आगे क्या दे रखी है, एक समीकरण और दे रखी है, और उसके मूल क्या है, अल्फा बीटा। तो सबसे पहले हमें दिख गया कि अल्फा एक हमारा क्या है, कॉमन मूल है, तो एक कंडीशन तो यहाँ से आ जाएगी, है ना। दूसरा इसने क्या पूछ रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रखी है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर इस क्वेश्चन से हम निकालें तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, मूलों का योग हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए बन जाएगा। अल्फा बीटा क्या बन जाएगा, सी बाई ए, तो 21 बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 21, ये बन गया 4b स्क्वायर माइनस 42। तो कुल मिला के हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। बी के लिए इसने क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, क्या कि कॉमन रूट है, दे रखी है। और दूसरा ये काम आएगा कि दोनों रूट क्या है, इक्वल है ना। अब चलते हैं, तो इन अब हमें बी चाहिए कुल मिला के। तो पहली क्वेश्चन क्या दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 15 बराबर 0। इसके दोनों मूल क्या है, अल्फा अल्फा, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, जो कि क्या आएगा, 2b बाई ए आ जाएगा। यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ गया, b बाई ए आ गया। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए, तो 15 बाई ए। यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 15 बटा ए आ गया, आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो अल्फा स्क्वायर बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 15 बटा ए। यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 15 ए आ गया। अब हमें पता है अल्फा हमारे दूसरी समीकरण का भी मूल है, तो उसमें अल्फा पुट कर देते हैं। तो जैसे अल्फा पुट करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा प्लस 21 बराबर 0। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी, 15 बटा ए माइनस 2b इंटू अल्फा की वैल्यू है b बाई ए प्लस 21 बराबर 0, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे b को रिप्लेस करते हैं, या तो 15 बटा ए है ही हमारे पास, यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का 2b स्क्वायर बटा ए बनेगा प्लस 21 बराबर 0। अब देखो b स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर की वैल्यू ये रही, तो यहाँ से बी स्क्वायर बटा ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बटा ए को हम 15 लिख सकते हैं। ये जो बी स्क्वायर बटा ए, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। तो ये 15 बटा ए माइनस 30 प्लस 21 बराबर 0, तो 15 बटा ए बराबर 9, ए बराबर 5 बटा 3। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बटा 3 आ गई। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। बी स्क्वायर बराबर क्या है, 15 ए, तो 15 इंटू 5 बटा 3, ये हमारा बन गया 25। तो हमें क्या चाहिए थी, यही तो चाहिए था। हमने क्या आंसर निकाला था, 4b स्क्वायर माइनस 42। तो बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें, तो 4b स्क्वायर माइनस 42, बी स्क्वायर बराबर 25 रखेंगे, तो ये 100 माइनस 42, ये हमारा आ गया 58। 58 हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, एक द्विघात समीकरण जिसके दोनों मूल अल्फा और दूसरी समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा। तो देखते ही एक मूल कॉमन हो गया, और दूसरी चीज अल्फा बीटा मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, तो वहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो हमने देखा क्या फंस गया, बी के लिए हमने क्या यूज किया, अल्फा। कॉमन रूट के लिए पहले इक्वेशन के मूल अल्फा अल्फा, तो वहां से मूलों का योग निकाला, मूलों का गुणन निकाला, दोनों से हमें क्या मिल गई, बी और ए में एक कंडीशन मिल गई। अल्फा दूसरी समीकरण का भी मूल था, उसमें पुट किया, वहां से ए की वैल्यू आई, ए की वैल्यू आती है हमारे क्या आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आती है हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए क्या है, 0 से बड़ी कोई वास्तविक संख्या है, और जिसका मान कितना है, ए बराबर कितना दे रखा है, 3 बटा 2 रूट 2 बीटा, ठीक है। एक वास्तविक संख्या ए का मान इतना है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। ये क्या बोल रहा है, इनका एक क्या है, उभयनिष्ठ मूल है।
तो उभयनिष्ठ मूल का क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम अल्फा मान लेते हैं और अल्फा से इसको क्या कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं। जैसे ही संतुष्ट करेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा माइनस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले अल्फा स्क्वायर को उड़ा देते हैं, तो एक में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो माइनस 5 ए अल्फा प्लस 1 प्लस ए अल्फा प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 4 ए अल्फा बराबर 6। यहाँ से अल्फा बराबर कितना आ गया 3/2। पहली कंडीशन तो क्या आ गई, अल्फा बराबर 3/2 ए आ गई। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी किसी में, है ना, किसी भी समीकरण में इसको रख देंगे, तो वहां से क्या ए में एक समीकरण बनेगी, ए में समीकरण बनते ही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा बराबर कितना आ गया 3/2 आ गया। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, जैसे इसमें रख देते हैं एक्स अल्फा बराबर कितना आ गया 3/2 ए। दूसरी समीकरण में रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और क्या है हमारा -5 बराबर 0, -5 बराबर 0। तो इसका भी मूल है अल्फा, तो इसमें रख देते हैं, तो ये बन जाएगा 9/4 ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बटा 2 -5 बराबर 0 बन जाएगा। क्या हमने सही रखा है ना, कोई वैल्यू गड़बड़ तो नहीं की ना, अल्फा बराबर 3/2 है। तो जैसे ही इसको सोल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आएगी 3/√26। अब क्वेश्चन वाले ने इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 3/√2 बीटा। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं 3/√2 बीटा, दोनों तरफ तुलना करेंगे 2 बीटा बराबर 26, तो बीटा बराबर 13 आ जाएगा। ठीक है, तो उभयनिष्ठ मूल की कंडीशन लगाई, वहां से ए की वैल्यू आ गई। बस दूसरी मेथड लगाते हैं जो हमने सीखा था उभयनिष्ठ मूल का दूसरा मेथड, उसमें हम क्या करेंगे अल्फा स्क्वायर और माइनस अल्फा और 1 ऐसे लिखेंगे। अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर के नीचे आ जाएगा हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 1 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर को छुपा लेंगे, -5 ए किससे मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो क्या दे देगा 25 ए दे देगा। यहाँ पे माइनस से आएगा -a प्लस 1 मल्टीप्लाई होकर -a माइनस माइनस प्लस ए कितना आ जाएगा 26 ए आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर के नीचे तो कितना बनेगा 26 ए बनेगा। माइनस अल्फा के नीचे देखना है तो इसको छुपा लेंगे, इधर तो 1 है -5 से मल्टीप्लाई होकर -5, ये 1 मल्टीप्लाई होकर 1 लेकिन माइनस आएगा तो -6, अल्फा के नीचे -6 आ जाएगा। कांस्टेंट के नीचे देखना है तो इसको छोड़ देंगे, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -a से, -1 इंटू -5 है तो +5 है बराबर 4 है। तो हमारा अल्फा स्क्वायर के नीचे तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 26 है, माइनस अल्फा के नीचे -6 और 1 के नीचे आ जाएगा 4 याद है ना, 26 है -6 और 4। इनको अगर तुलना करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, वही वैल्यू आई जो पहले आई। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे, तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 26/4 बराबर 13/2। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, तो 9/4 ए स्क्वायर बराबर क्या आने वाला है, अल्फा स्क्वायर 9/4 ए स्क्वायर बराबर 13/2 बराबर हो जाएगा हमारा 13/2। यहाँ से ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9/26, ए बराबर कितना आ जाएगा 3/√26। तो वही वैल्यू निकल के आई जो हमारी यहाँ पे निकल के आ गई। तुलना करेंगे बीटा बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो जो मेथड आपको आसान लगे वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उभयनिष्ठ मूल के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड है कि हम ऐसे करके समानुपाती इनके अनुपात निकाल लेंगे, पहले इनको इक्वल करेंगे अल्फा की वैल्यू आएगा, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करेंगे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी, यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। दूसरा क्या है, पहले स्टेप में दोनों इक्वेशन में अल्फा रखना है, फिर अल्फा स्क्वायर को हमें हटाना है। जैसे ही अल्फा स्क्वायर को हटाएंगे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू हम क्या कर देंगे समीकरण में पुट कर देंगे, तो वहां से भी हमारे पास ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा द्विघात समीकरण पे आगे का वीडियो, जिसमें हमने आज क्या देखा, मूलों की प्रकृति देखी। उसके बाद हमने एक उभयनिष्ठ मूल की कंडीशन भी देखी, जिसमें 2 मूल कॉमन हो सकते हैं या फिर 1 मूल कॉमन हो सकता है। 1 मूल कॉमन वाले पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें भी हमने 2 मेथड देखे। जो आपको अच्छा लगे उससे आप अपना अप्लाई कर सकते हो। प्रकृति में हमने क्या देखा था, d बराबर 0 है तो वास्तविक होंगे और मूल क्या होंगे, समान होंगे।
डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट डी क्या होगा, डिफाइन हमारा रियल रहेगा, और डी लेस देन 0 है तो रूट में -1 आते ही आइटा आ जाएगा, आइटा आते ही हमारे मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। इसमें हमने 2 केस पढ़े थे, अगर परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे मूल प्रीम में आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे मूल और अप्रीम में और अवास्तव काल्पनिक के केस में क्या होने वाले हमारे, कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी होने वाले। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।